नमस्कार बच्चों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने अनुवाद प्रकरण, जो कि अपने कितने अंक का था, 4 अंक का, यानी वाक्य निर्माण, वो पढ़ा था। आज हम संधि, जो कितने अंक की है, 4 अंक की है आपके बोर्ड में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि से सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो आपको बता देता हूं मैं, कि जो पहला जो प्रश्न आएगा संधि का, वो होगा जैसे ये शब्द दिया हुआ है और एक ये शब्द दिया हुआ है, 2 शब्द दिए हुए हैं। तो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत शब्दस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम अपि लिखत, यानी इन दोनों पदों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो। अंक मिलेंगे आपको 2। जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन, मध्वरी क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरि, तो आधा अंक तो आपको किसका मिलेगा, विच्छेद का मिलेगा। और संधि कौन सी है इसमें, यण संधि है, तो आधा अंक किसका मिलेगा, संधि के नाम का मिलेगा। ऐसे उसी प्रकार इसको करते हैं, प्रति प्लस उवास, आधा अंक किसका हो गया, और क्या है, इसमें भी यण संधि है और आधा अंक इसका हो गया। इस प्रकार से 2 अंक हो गए आपके। तो ये तो आएगा इसका पहला प्रश्न। और यदि हम इसके दूसरे प्रश्न को समझें, तो दूसरा प्रश्न कैसे होगा इसका, जैसे एक पद है गण प्लस ईश, और एक पद क्या है, विद्या प्लस आलय, ऐसे 2 पद आएंगे। तो ये क्या है कि संधि विच्छेद पदानाम संधि पदम कृत्वा, यानी संधि विच्छेद पदों का क्या करके संधि पद बनाकर नाम लिखिए। तो इसका क्या करेंगे अपन, गणेश हो जाएगा इसका। तो ये क्या बन गया, संधि युक्त पद बन गया आपका, संधि युक्त पद बन गया। तो इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। तो इसका नंबर क्या मिल जाएगा आपको, 1 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार अपन इसको बनाए तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो इसमें भी क्या है, उसमें दीर्घ संधि है। तो ये तो आएगा आपका पेपर में इस प्रकार। अब हम संधि को समझते हैं। तो संधि को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संधि, जो संधि है कि उत्पत्ति कैसे हुई। यदि हम संधि की बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक दोदांग, यानी धा, धातो भो की सूत्रेण की प्रत्यय पूर्वक क्या होगा कि सम उपसर्ग पूर्वक रुणांग, यानी दा धातु से भो के सूत्र से की प्रत्यय करने पर क्या बनता है, संधि पद बनता है। क्या बनता है, संधि पद बनता है। तो ये तो इसकी उत्पत्ति। अब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संधि की परिभाषा करते हैं अपन बात, परिभाषा। तो परिभाषा के लिए क्या होगा कि वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि। और यदि इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं कि द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम जातम, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं अपन, यानी 2 वर्णयो परस्पर यत मेलनम जातम, क्या होता है, जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हिंदी परिभाषा क्या बनती है कि 2 वर्णों
के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है या निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। ठीक है, अब आगे ये इसकी परिभाषा हो गई। यदि हम पाणिनि के अनुसार इसकी परिभाषा की बात करें, पाणिनि जी जो थे संस्कृत व्याकरण के, उनकी यदि हम बात करते हैं तो उनके अनुसार इसकी जो परिभाषा है वो होगी परः सन्निकर्ष संहिता, यानी शब्दों की निकटता को क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। तो ये किसके अनुसार होगी? पाणिनि के अनुसार। अब बात करते हैं हम संधि के भेद कि संधि के प्रकार क्या होंगे? संधि के प्रकार। ठीक है, तो मुख्यतः दो संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की क्या कही गई है? संधि कही गई है। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। यदि पहले संधि की बात करें अपन तो उसे बोलते हैं स्वर या अच संधि। ठीक है, और यदि दूसरी संधि की बात करें तो दूसरा संधि होगा व्यंजन या हल संधि। और यदि तीसरे की बात करते हैं अपन तो इसका तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। ठीक है, अब मैंने आपको पूर्व में जब वर्ण प्रकरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? वर्ण प्रकरणम। तो उसमें आपको यह बताया था कि स्वर को अच क्यों कहते हैं, व्यंजन को हल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होगी। तो संधि के 3 प्रकार हमने पढ़े कि पहला कौन सा है? स्वर या अच संधि है, दूसरा है व्यंजन या हल संधि, और तीसरा प्रकार है इसका विसर्ग संधि। तो सबसे पहले, और तीनों ही आपके कोर्स में, ये बात भी ध्यान रखना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर या अच संधि की। इसकी स्वर या अच संधि की। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, स्वर संधि कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी कि दो स्वरों के बीच, दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है, दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? स्वर या अच संधि कहते हैं। ठीक है, कि दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे अपन स्वर या अच संधि कहते हैं। अब स्वर या अच संधि इसको कहते हैं, जैसे अपन एक शब्द का करते हैं निर्माण, जैसे विद्यालय, विद्यालय ये शब्द हो गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा ना? क्या करेंगे अपन? विद्या प्लस आलय। क्या होगा? विद्या प्लस आलय। अब ये जो प्लस का चिन्ह है, इससे पहले क्या है? आ है, और उसके बाद भी क्या है? आ है। तो आ क्या हो गया? स्वर हो गया, और उसके बाद भी क्या हो गया? स्वर। तो दो स्वर जो है, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, ठीक है, ये आपको बात परिभाषा बाद में बताई जाएगी। तो इधर भी स्वर हुआ और इधर भी स्वर हुआ, तो दो स्वरों के मेल से क्या बना? एक स्वर का और नए का निर्माण हुआ, तो वो क्या हो गया? संधि। जैसे सुद्युपासय, ये शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं तो क्या होगा? सुधि प्लस उपासय। ठीक है, ये हुआ। तो अब अपन देखें तो यहां पर क्या है? ई है, लघु ई, क्या बोलते हैं इसे? लघु ई। और इधर क्या है? लघु उ। उ
ऊ है, तो ई ऊ इन दोनों के निर्माण से क्या हुआ, यह का निर्माण हुआ। तो क्या बना कि इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो क्या बन जाएगा, इसका नए स्वर का निर्माण होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, शुद्धि उपास्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वर संधि के भेदों की। संधि परिभाषा क्या बनी कि स्वर संधि में क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगा, इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, दोनों तरफ स्वर होंगे, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। अब एक बार फिर से और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर आपके जो स्वर हैं संस्कृत में, जो स्वर हैं आपके 13 होते हैं। फिर दोबारा से देख लीजिए, अ ई उ री और लिरी, 5 ह्रस्व स्वर हो गए, क्या बोलते हैं इसको, ह्रस्व स्वर। और दूसरे आ दीर्घ ई उ री दीर्घ, ए आई ओ औ। तो ये क्या हो गए, इनकी संख्या 8 है, इनको बोलते हैं अपन दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से क्या हुई, इनकी संख्या 8 हुई। अब जो ये स्वर है, इन 13 स्वरों का क्या होगा, इस स्वर संधि में क्या होगा, प्रयोग होगा। ध्यान रखना विशेष रूप से कि इस स्वर संधि में सिर्फ 13 स्वरों का ही प्रयोग होगा। ये आपकी स्वर संधि हुई। अब हम स्वर संधि के भेदों की बात करें तो सिंपल तरीके से समझते हैं। तो स्वर संधि जैसे, अब देखो सारणी बना लेते हैं अपन एक, स्वर या अच संधि। प्रमुख रूप से इसके कितने भेद हैं, 8 भेद हैं इसके। कितने भेद हैं, 8। जैसे पहला है यण संधि, सारणी बना लेते हैं इसके अपन, एक सारणी बनाते हैं ऐसे। पहला इसका क्या आ जाएगा, यण संधि। दूसरे में क्या आएगा, अयादि। तीसरे में गुण संधि। चौथे में वृद्धि। पांचवे में क्या होगा, दीर्घ संधि। छठा इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। सातवां इसका भाग क्या होगा, पररूप, पररूप संधि। और 8वां जो अंतिम भाग इसका हो जाएगा प्रकृति भाव। ठीक है, तो क्या हुआ, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप और प्रकृति भाव। एक कितनी है, 8 प्रकार है स्वर संधि के। ठीक है, अब यदि हम बात करें अपने कोर्स की, तो हमारे 10th के कोर्स में एक तो यण है, अयादि है, वृद्धि है, पूर्व रूप है और एक पररूप है। ये आपके कोर्स में दी हुई है। कौन कौन सी संधि दी हुई है, यण संधि, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप, पररूप। ठीक है, तो हम कोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी संधि की, यण संधि। कौन सी संधि की बात करते हैं, यण संधि। और यदि इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा, इको यणसी। क्या होगा, इको यणसी, ये इसका सूत्र है। अब इस पहले हम सूत्र को समझते हैं, सूत्र का नियम क्या है। सूत्र ये कहता है कि एक के स्थान पर, एक इति स्थाने यण आदेशः भवति। क्या हो जाएगा, एक इति पदस्य स्थाने यणादेशः भवति इति सूत्रेण, इति कि इको यति सूत्रेण क्या यण संधि हुई। तो
एक यानी अब एक को समझते हैं, एक क्या है। तो आपको माइसर सूत्र मैंने आपको बताए थे, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं अपन। आइयोन लिरिक ए ओ आई आउट, ये आपका 5 सूत्र हुआ माइसर, हालांकि 14 होते हैं। आइयोन रिलेट ए ओ आई आउट, ये यहां से अ और यहां से च। बताया था आपको पूर्व में कि हलंत वाले शब्दों को नहीं लगाना है। तो पूर्व में यहां से क्या लिया अ और यहां से क्या लिया च, तो क्या बनेगा अ ई उ री लिरी ए ओ आई और औ, ये वाले पद बने इस प्रकार। तो इनको अपन क्या बोलेंगे प्रत्याहार। अब हम बात करें एक की, तो एक का मतलब ये हुआ कि एक यहां से क्या लिया ई और यहां से क्या लिया क, एक, ठीक है, ये हो गया एक। तो एक में कौन कौन से वर्ण आए ई उ री लिरी, ये 4 वर्ण है आपके। एक ही में कौन कौन से वर्ण आए, ये 4 वर्ण आए ई उ री लिरी। अब इनके स्थान पर क्या हो जाएगा यण आदेश। तो यण आदेश के लिए आपको यण समझना जरूरी है, तो ये तो आपकी समझ में आ गया। तो आगे के सूत्र लिखते हैं अपन। और अयुत अयोड रिलिक एवं अयोड हयावरट हयावरट और यहाँ पर लण, अयोड रिलिक एवं अयोड हयावरट लण, ठीक है, यहां तक आया भाई। अब एक तो हमने समझा कि ई उ री ली, अब अपन समझते हैं यण। यण का मतलब यहां से क्या लिया य और यहां से क्या ले लिया ण, यण हो गया, यण प्रत्याहार हुआ। अब यण प्रत्याहार में हलंत वाला शब्द, इस हलंत वाले शब्द को छोड़कर बाकी के वर्ण लेने हैं। तो सबसे पहले तो क्या लेंगे अपन य, उसके बाद क्या लेंगे व, उसके बाद क्या लेंगे र और अंत में क्या ले लेंगे ल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि य व र ल, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब ये संधि कहती है, यह संधि कि एक के स्थान पर क्या हो जाएगा यण आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा यण आदेश हो जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से समझे तो एक वाले वर्ड कौन कौन से हुए ई उ री और लिरी, ये वर्ड हुए। अब इनके स्थान पर यण आदेश क्या होगा, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा य, उ के स्थान पर क्या होगा व, री के स्थान पर क्या होगा रे और लिरी के स्थान पर क्या हो जाएगा ल, ठीक है। एक के ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक के स्थान पर यण आदेश। तो ये तो हुआ आपका इस सूत्र का विवरण। अब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। परिभाषा क्या है कि ई उ री लिरी के बाद क्या ई उ री लिरी, ये ह्रस्व भी हो सकते हैं और ह्रस्व या लिरी दीर्घ होता ही नहीं है, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, ये लिरी कभी दीर्घ नहीं होता, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, लिरी कभी दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। अब ई उ री लिरी के बाद क्या है असमान स्वर आए। अस का मतलब क्या है जो आपके 13 स्वर है उनमें से कोई सा भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के पर रे और लिरी के पर क्या हो जाएगा लय आदेश होता है,
ठीक है, ये तो इसकी हुई सिंपल परिभाषा। अब इसको हम पॉइंट से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं 54 कि ई अथवा ई प्लस, प्लस यानी के बाद, कि ई ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद क्या हो, अच हो। क्या हो, अच। अच्छा मतलब असमान स्वर, असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा। ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर ई अथवा ई के स्थान पर यह आदेश होता है। अब जैसे पहला समझते हैं, जैसे अपन क्या समझते हैं, इत्युवाच, इत्युवाच ये शब्द है। अब क्या देखते हैं अपन, ये जो संधि युक्त पद है, ध्यान रखना संधि युक्त पद में हमेशा ये वाला पद आएगा, यानी जो पद हो चुका है। और जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो ये पद कैसे हुआ है इसका विवरण अपन देते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात कि यह संधि जो है कि ये व र और ल चारों वर्णों से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण। क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि य व र ल चारों वर्णों से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधा वर्ण है ट, उसको अपन क्या लिखेंगे, पूर्ण लिखेंगे, इत प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये कह रहा है नियम कि प्लस से पहले यानी इस चिन्ह से पहले क्या हो, ई अथवा ई हो, तो यहां पर किसका चिन्ह लगाएंगे, लघु ई का, इति प्लस। अब ये सब क्या बच जाएगा, युवात हो रहा है, युवात पद बच रहा है, बच रहा है आपके लिए। तो अगर आप इसको विच्छेद करते हैं और तो बनता है ये, अलग अलग करते हैं हमको, इति प्लस उ प्लस युवात, ये सब बचा। ठीक है, ये सब चीज बचा। अब क्या करेंगे अपन कि इति जो शब्द है, नियम कहता है कि ई अथवा ई के बाद क्या हो, असमान स्वर हो। अब ये जो शब्द है य, इस पे क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, कौन सा, उ। क्या लगा हुआ है, उ। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले वर्ण को यहां ले आएंगे, उ। ठीक है, और बाद का पद वैसे ही उतर जाएगा, इति प्लस उवाच। तो क्या पद बना कि इति प्लस उवाच। कैसे कि नियम कह रहा है हमारा कि ई अथवा ई के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, तो क्या हो जाता है, य। अब जो यह वाला जो वर्ण है, ये वाला जो वर्ण है य, इस पे जो भी आपको वर्ण मिले, यदि कोई मात्रा वर्ण, यदि कोई मात्रा है या तो उस मात्रा को ले लेंगे, और यदि कोई मात्रा नहीं है तो सबसे पहले एक बात सुनना कि जो आपके जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण जैसे कवर्ण, खवर्ण, गवर्ण, ठीक है, ये वाले जो वर्ण है वो सभी वर्ण स्वर के बिना क्या है, अधूरे हैं। जैसे अपन क का निर्माण करते हैं तो कैसे होगा, क रन अ बराबर क। ऐसे ये का निर्माण करना हो तो कैसे होगा, य धन अ बराबर य। अब यहां पर क्या था कि यह वाले वर्ण पर क्या लगा हुआ था, ऊ का, ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ऊ जो मात्रा है उस की मात्रा को अपन कहा लेंगे यहां। नियम क्या कह रहा है कि इस चिन्ह के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, और विच्छेद से पहले क्या हो, ई अथवा ई। ध्यान रखना ये जो शब्द है, मात्रा का मात्रा ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। यदि आप पर इसको इस प्रकार लगाते हो तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। क्या आएगा, लघु ई। क्या आएगा आपका, लघु ई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लघु ई इति प्लस उवाच। अब यहाँ पर क्या हुआ, ई प्लस उ बराबर य। क्या हो जाएगा, ई प्लस उ बराबर य। क्या हो जाएगा, इत्युवाच। ऐसे अपन दूसरा उदाहरण समझते हैं इसका। यद्यपि, ये शब्द, अब ये जो वर्ण है द,
कौन सा वर्ण है? द्य। ये वर्ण बना है मिलकर द प्लस य, दो वर्णों से मिलकर बना है। अब यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले वाले वर्ण को तो लिखेंगे अपन। उसके बाद इसका विवरण क्या हुआ कि ये वाला पद बना है दो वर्णों से, द और य। तो आधा वर्ण क्या हो जाएगा? द प्लस का चिन्ह लगाएंगे। नियम क्या कहता है कि विच्छेद से पहले क्या हो? ई अथवा ई, यानी यहां पर जो आधा वर्ण है उसको पूर्ण लिखकर उस पर किसकी मात्रा लगाएंगे? लघु ई या दीर्घ ई की। यदि प्लस, अब इसके बाद क्या बचा? य। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लग रही, इसलिए यह में से अपन क्या निकाल लेंगे? ए। यदि किसी व्यंजन वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है तो उस व्यंजन वर्ण से अपन क्या निकाल लेंगे? अ। अब इससे क्या निकल जाएगा? ए। बाद का पद क्या बचा? पी। क्या बन जाएगा? यदि प्लस अपी। तो क्या हुआ इसका? संधि कौन सी हुई? यण संधि। ठीक है, दूसरा उदाहरण एक और समझते हैं। भवंत पेया, ये शब्द भवंत्य पेया। अब दो वर्ण है आधे आधे, किससे पहले? यह से पहले। लेकिन यह से पहला वाला आधे जो वर्ण है उससे हम संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे होगा? जैसे ये वाला वर्ण है, क्या करेंगे अपन? इस वाले वर्ण तक, इस वाले वर्ण को क्या लिखेंगे? पूर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण लिखेंगे प्लस। अब यह करने के लिए हमको क्या चाहिए? यह करने के लिए हमको विच्छेद से पहले क्या हो हमारे पास? ई अथवा ई हो। क्या हो? ई अथवा ई। तो यहां पर किसकी मतलब लगाएंगे अपन? लघु ई। भवंती प्लस। अब यहां पर जो ये दिया हुआ है क्या बन जाएगा? ये पद बच रहा है, ये वाला पद बच रहा है। अब इस वाले पद में से क्या निकाल लेंगे अपन? ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए। तो यह में से क्या निकला? ए। अब बाद के पद को वैसे ही उतार देंगे। भवंती प्लस अपेय। क्या बना देंगे? भवंती प्लस अपेय। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भवंती प्लस अपेय। और संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि। क्या होगी? यण स्वर संधि। अब यदि हम दूसरी संधि की बात करते हैं तो ये तो हुआ इसका पहला सूत्र। अब इसके दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो कहता है कि उ अथवा उ के बाद, ये जो नक्कत है इसका मतलब है के बाद क्या हो? असमान स्वर हो। अच का मतलब असमान, यानी 13 स्वरों में से कोई भी एक स्वर हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो ये जो चिन्ह है इससे पहले क्या हो? ऊ और ऊ का होना जरूरी है, और उसके बाद किसका होना जरूरी है? असमान स्वर का, यानी 13 स्वरों में से कोई एक स्वर हो। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। अब ये जो वह है इससे पहले आपको क्या मिलेगा? आधा वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा वर्ण। जैसे ये शब्द मध्यवर्ती शब्द है। मध्यवर्ती शब्द में अब क्या करते हैं अपन? वैसे पहले आधा वर्ण कौन सा है? ध है। ध का क्या करेंगे? पूर्ण लिखेंगे इसको सबसे पहले, तो लिख दिया। उसके बाद प्लस करते हैं, इसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अब क्या होगा कि नियम क्या कह रहा है अपना कि वैसे पहले क्या हो? उ अथवा ऊ हो। क्या हो? उ अथवा ऊ हो। तो ध पे किसकी मात्रा आएगी? दीर्घ या लघु? तो यहां पर आएगी लघु की मात्रा। मधु प्लस। अब देखो वह पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसका मतलब वह में से अपन क्या निकालेंगे? ए वर्ण को निकाल लेंगे। अरे मधु प्लस अरे क्या बन जाएगा? मध्यवर्ती बन जाएगा। अपन संधि क्या लिखेंगे? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि।
बाकी के उदाहरण आपको कल समझाए जाएंगे। जब तक आप लोग यड़ संधि के, एक तो उसकी परिभाषा, उसके भाग कितने हैं, और यड़ संधि में जो पहला आपको कराया था मैंने, ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर, उसके आपको उदाहरण करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।